हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। इस टॉपिक का आज बिल्कुल पहला क्लास है। ये हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। तो हमारे टॉपिक का नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। उसको हमने शॉर्ट में यहाँ पर 3D ज्योमेट्री लिख रखा है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत सुंदर टॉपिक है। तो इसके अंदर कई सारे चीजें हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन्स। स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन्स को हम लोग यहाँ पर वेक्टर टेक्निक से पढ़ेंगे। तो 3D ज्योमेट्री के अंदर और भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, जैसे स्फीयर पढ़ेंगे, कोन, सिलेंडर्स हैं, कोनकॉइड हैं। ये सभी टॉपिक्स इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहली क्लास है इसकी। हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन्स। लेकिन स्ट्रेट लाइन और प्लेन को पढ़ने से पहले ये जो इधर हमने कुछ डेफिनेशंस या टॉपिक्स लिख रखे हैं, 10 यहाँ पर हेडिंग्स हैं। इन 10 हेडिंग्स को अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि इनको पढ़े बिना आप स्ट्रेट लाइन और प्लेन बिल्कुल कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इसके बेसिक्स हैं। स्ट्रेट लाइन और प्लेन्स के टूल्स हैं, तो इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हम लोग पहले ये पढ़ेंगे, इसका एक एक हम लोग डेफिनेशन, जो भी चीज रिलेटेड होगा वो हम लोग पढ़ेंगे और उस पर भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग प्रैक्टिस। उसके बाद फिर हम लोग प्लेन्स पढ़ेंगे और लास्ट में स्ट्रेट लाइंस पढ़ेंगे वेक्टर टेक्निक से। उसके बाद स्फीयर आएगा, कोन आएगा, सिलेंडर, कोनकॉइड। धीरे धीरे इसी तरीके से ये हम लोग का कोर्स आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर प्लेलिस्ट बना देंगे 3D ज्योमेट्री के नाम से। इसी प्लेलिस्ट में आपको ये बिल्कुल स्टार्टिंग से टॉपिक वाइज, लेक्चर वाइज आपको बिल्कुल जो है क्लासिफाइड बिल्कुल मिल जाएगा। आप वहां से एकदम कोर्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर हेडिंग डला हुआ है, पहला नंबर, डायरेक्शन एंगल्स। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर है डायरेक्शन एंगल्स। तो ये सब चीजें हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना स्ट्रेट लाइन और प्लेन बिल्कुल भी समझ में आएगा नहीं। तो यहाँ पर हम लोग 3 डायमेंशन में एक्सिस बना ले रहे हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और ये यहाँ पर जेड एक्सिस, और ये हमने यहाँ बना दिया ओरिजिन। तो डायरेक्शन एंगल क्या होता है, तो इसको आप अगर 3D में समझें तो जैसे हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो इधर बाहर की ओर ऐसे निकला है वो जेड एक्सिस है। एक्चुअल में ऐसे बाहर की ओर तो बोर्ड पर बनाना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल होता है। तो जो हमारा जेड एक्सिस है वो ऐसे बाहर की ओर आउटवर्ड ऐसे बना हुआ है। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई, और ये बाहर की ओर जेड एक्सिस बना हुआ है। तो यहाँ पर इसको हम लोग समझने के लिए कर लेते हैं कि जैसे हमने अज्यूम कर लिया कि 3 डायमेंशन में 3D में एक यहाँ पर ऐसे लाइन है। ये जो हमने पेन लिया है, आप पेन को लाइन समझिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, और ये जो मार्कर है ये जेड एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद ये पूरा इतना स्पेस है, इसमें ये लाइन है। ये लाइन ऐसे ऐसे कहीं भी हो सकती है, नीचे वाले क्वाड्रेंट में भी हो सकती है, मतलब ऑक्टेंट में। तो यहाँ पर ये है, ये ऐसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर ये ऐसे चेंज हुआ लाइन, तो इसका एक्स, वाई और जेड के साथ एंगल चेंज हो जा रहा है। फिर हमने लाइन को चेंज किया तो एक्स, वाई और जेड के साथ एंगल इसका चेंज होगा। तो यहाँ इतने पूरे स्पेस में जैसे ही हमारी लाइन अपना पोजीशन चेंज करेगी, तो इसका एक्स, वाई और जेड के साथ एंगल तुरंत चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ऐसे बनाई जा सकती हैं, और उसके लिए एक्स, वाई और जेड के साथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स के सेट इस तरीके से बनेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्शन एंगल क्या है, डायरेक्शन एंगल जैसे हमने अज्यूम करा ये लाइन है, तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो पॉजिटिव एंगल बना रही है, पॉजिटिव मतलब जो एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाए। एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है, जो घड़ी के सुई का उल्टा चलता है। घड़ी का सुई ऐसे चलता है, तो ये क्लॉकवाइज हुआ, और घड़ी सुई का उल्टा ऐसे मेजर करेंगे तो उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव एंगल बनाएगी वो एंगल, फिर यही लाइन वाई के साथ जो पॉजिटिव एंगल बनाएगी, और यही वाली लाइन जो जेड के साथ पॉजिटिव एंगल बनाएगी। तो ये लाइन एक्स, वाई और जेड के साथ जो पॉजिटिव एंगल बना रही है, वही
इस लाइन का डायरेक्शन एंगल है। तो ये हम लोगों ने डायरेक्शन एंगल के बारे में समझा। अब हम लोग इसको थोड़ा सा डेफिनेशन भी लिख ले रहे हैं, वो भी जरूरी है। तो इसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द एंगल्स विच अ लाइन, the angles which a line makes with the positive direction of coordinate axis are called direction angles। डायरेक्शन एंगल्स को शॉर्ट में DAS नोटेशन हम लोग हर जगह देंगे। डायरेक्शन एंगल्स के लिए शॉर्ट नोटेशन है। तो एक्सेस आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स ऑफ दैट लाइन। तो हम लोगों ने यहां पर क्या लिखा, द एंगल्स विच अ लाइन मेक्स। तो मतलब एक हमारी लाइन है और वो जो एंगल बनाएगी विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस। एक्सिस का प्लूरल एक्सेस होता है। एक्सिस मतलब एक एक्सिस, एक्सेस मतलब एक से ज्यादा। तो जो हमारी लाइन इन कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स वाई और जेड के साथ जो पॉजिटिव एंगल बनाएगी, उसी पॉजिटिव एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स ऑफ दैट लाइन। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया डायरेक्शन एंगल्स का। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, जैसा हम लोगों ने यहाँ पर लिस्ट बना रखा है कि आज की क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट डेफिनेशन पढ़ने के बाद इसी पर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दूसरा नंबर हमारा है डायरेक्शन कोसाइंस। तो नेक्स्ट हम लोगों का डेफिनेशन है डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइन बहुत आसान है, इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं फिर समझते हैं क्या है। द कोसाइंस ऑफ द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ लाइन are called direction cosines। डायरेक्शन कोसाइंस को हम लोग शॉर्ट में DCS नोटेशन देंगे हर जगह पर। शॉर्ट में डायरेक्शन कोसाइंस DCS ऑफ दैट लाइन। तो यहां पर हमने क्या लिखा, द कोसाइंस ऑफ द डायरेक्शन एंगल्स। तो जो हम लोग डायरेक्शन एंगल्स निकालेंगे उन्हीं का जो कोसाइन है, कोसाइन का मतलब कॉस, कॉस का पूरा नाम कोसाइन होता है। तो मतलब जो डायरेक्शन एंगल्स निकाले जाएंगे उन्हीं का आपको कॉस ले लेना है बस। कॉस सब में जैसे एंगल अल्फा बीटा गामा है तो उन अल्फा बीटा गामा का कॉस लगा देना है सबका, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो वही लिखा है द कोसाइंस ऑफ द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ लाइन आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट लाइन। तो जैसे हम लोग यहाँ पर अगर इसको समझना चाहें तो इसे हमारी ये लाइन है, जैसे हम लोगों ने अभी समझा। तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो ये पॉजिटिव एंगल बना रही है, एक एंगल ये हो गया अल्फा, और यही लाइन वाई एक्सिस के साथ जो पॉजिटिव एंगल बना रही है यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो हो गया बीटा। और यही वाली लाइन जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी पॉजिटिव एंगल, उसी को हम लोग गामा कहेंगे। तो इस तरीके से इन तीनों एंगल्स को, अल्फा बीटा गामा को डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। और इन्हीं का अगर कॉस ले लिया जाए यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो उसको हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। शॉर्ट नोटेशन इसका DCS है और एंगल के लिए DAS। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है
डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर ले रहे हैं। तो इसका डेफिनेशन यहां पर हम लोग लिखेंगे, एनी 3 नंबर्स, एनी 3 नंबर, कोई भी 3 नंबर ले लेना है, विच आर प्रोपोर्शनल, विच आर प्रोपोर्शनल, जो प्रोपोर्शनल हो, टू द, विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज को हम लोग शॉर्ट में DRS से याद रखेंगे, जहां भी DRS लिखेंगे मतलब डायरेक्शन रेशियोज। और इसका एक और नाम है और डायरेक्शन नंबर्स, डायरेक्शन नंबर्स ऑफ दैट लाइन। तो यहां पर क्या बताया गया, एनी 3 नंबर्स, कोई भी 3 नंबर हैं, विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, जो कोई भी 3 नंबर जो किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल हैं, आर कॉल्ड, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं या डायरेक्शन नंबर्स कहते हैं उस लाइन का। तो इन तीनों को अच्छे से समझने के लिए हम लोग इसको और बढ़िया से समझेंगे कैसे, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा अगर फॉर्मूला लिख लें तो बिल्कुल ये और क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में क्या है। तो जैसे इसको हम लोग और बढ़िया से समझने के लिए क्या कर सकते हैं, तो वो हम लोग देखते हैं। तो इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द डायरेक्शन एंगल्स, अब हम लोग अपना शॉर्ट नोटेशन वही लिख रहे हैं, डायरेक्शन एंगल के लिए DAS, डायरेक्शन कोसाइन के लिए DCS और डायरेक्शन रेशियो के लिए DRS, यही नोटेशन हम लोग लिखेंगे शॉर्ट में हर जगह। तो इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ लाइन, अगर अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स हैं तो देन, तो फिर क्या होगा, तो इसका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो क्या होगा, डेफिनेशन के हिसाब से जो एंगल्स हैं उन्हीं का कॉस ले लेना है, यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, तो यही क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। एंड और डायरेक्शन रेशियो क्या कहता है, डायरेक्शन रेशियो कहता है कि जो आपका डायरेक्शन कोसाइन है उसी में कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब कोई भी नंबर उसके प्रोपोर्शनल हो, यानी डायरेक्शन कोसाइन में कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाई कर दिया जाए सब में, तो वो क्या बन जाएगा, डायरेक्शन रेशियो बन जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिया, तो लैम्डा इंटू कॉस अल्फा, लैम्डा इंटू कॉस बीटा एंड लैम्डा इंटू कॉस गामा, तो ये क्या बन गया, डायरेक्शन रेशियो बन गया। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं कि किसी एक लाइन का डायरेक्शन एंगल जो होगा वो डायरेक्शन एंगल तो बिल्कुल फिक्स होगा, एक लाइन का डायरेक्शन एंगल का सेट एक ही होगा, लेकिन डायरेक्शन रेशियो इसको कई सारे हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि लैम्डा तो कोई भी नंबर हो सकता है, तो लैम्डा बहुत ढेर सारी वैल्यूज ले सकता है, बस जीरो को छोड़कर लैम्डा और कोई भी वैल्यू ले लेगा। तो इस तरीके से आपने देखा वेयर जहां पर लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 है, लैम्डा आप 0 नहीं लेंगे क्योंकि लैम्डा 0 ले लेंगे तो सभी 0 हो जाएंगे, और किसी लाइन का तीनों डायरेक्शन रेशियो कभी भी पूरी तरीके से 0 नहीं हो सकता। अगर वो सबके साथ, मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि कोई लाइन ली जाए और वो एक्स वाई जेड तीनों के साथ 0 एंगल बनाए, ऐसी लाइन पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए आप लैम्डा की जगह 0 रख के तीनों को 0 नहीं बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको
थोड़ा फॉर्मूला लिख कर भी समझ लिया कि ये होता है। अब इसके बारे में हम लोग कुछ पॉइंट्स भी समझ लें इन तीनों के बारे में, डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट समझ रहे हैं, ये अच्छे समझ लेना चाहिए क्योंकि हमारी जो कॉन्सेप्ट या थियरी वाला पार्ट है वो जितना पक्का रहता है क्वेश्चन सॉल्व करने में उतना ही बढ़िया होता है। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पर अपना समझेंगे डायरेक्शन कोसाइंस, या हम लोग शॉर्ट में भी लिख सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, तो वो भी हम लोग समझ लिया जाए जरा। तो इसके लिए क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। तो अभी हमें एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, वाई का और जेड का। तो हम लोग बिल्कुल अपनी जो डेफिनेशन है उसी को फॉलो करेंगे। तो जैसे इस लाइन का अगर डायरेक्शन रेशियो निकालना था तो हमने क्या किया, एक्स वाई और जेड के साथ एंगल मेजर किया और उसका कॉस ले लिया। तो अब एक्स एक्सिस का खुद का निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। तो एक्स एक्सिस भी एक लाइन है, तो अभी एक्स एक्सिस हमारे लिए लाइन है और इस एक्स एक्सिस यानी इस लाइन का हमें क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो बिल्कुल वही रूल। तो एक्स एक्सिस का पहले एक्स एक्सिस के साथ एंगल, फिर वाई के साथ, फिर जेड के साथ। तो एक्स एक्सिस का एक्स के साथ कितना एंगल बनेगा, 0, तो यानी cos 0 लेंगे। फिर एक्स एक्सिस का वाई के साथ एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का, और इसी एक्स एक्सिस का जेड के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो बहुत आसान है, बिल्कुल जो डेफिनेशन है उसी को हम फॉलो करेंगे। तो cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, और बाकी cos 90 जो दो वैल्यूज हैं वो 0 हो जाएंगे। तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन जो होगा वो 1 0 0 होगा। उसी तरह वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस का निकालना है, तो इस बार वाई एक्सिस हमारे लिए एक लाइन है। तो फिर वही रूल, जिस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है उसका एक्स वाई और जेड के साथ एंगल नापना है। तो अभी वाई का निकालना है, तो वाई का एक्स के साथ कितना एंगल आएगा, 90 डिग्री, और y का खुद y के साथ कोई एंगल नहीं बनेगा, 0 डिग्री, और y का z के साथ 90 डिग्री बनेगा। तो बिल्कुल जो हमारा डेफिनेशन है उसी को फॉलो करना है और ये आ जाएगा। तो cos 90 यहाँ पर 0 और बीच में cos 0 लिखा है तो 1 और लास्ट में भी 0, तो 0 1 0 ये हमारा y एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन है। उसी तरह जेड एक्सिस, जेड एक्सिस को जब निकालना होगा तो ये x के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और y के साथ भी 90 डिग्री cos 90, और z अपना z के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो cos 90 यहाँ पर 0 0 और लास्ट में cos 0 का मतलब 1। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर कि डायरेक्शन कोसाइन हमने तीनों का निकाल लिया है, एक्स वाई और जेड एक्सिस का। तो ये हमारा नोट में पहला पॉइंट हो गया। दूसरा नंबर हम लोग यहां पर समझ लें, विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर आपको कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस गिवन है, जैसे ये हमारा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स वाई जेड का ये बना हुआ है, इस गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ये जो लाइन है, इस लाइन का डायरेक्शन जो कोसाइन होगा वो यूनिक होगा, एक ही होगा, और डायरेक्शन रेशियो इसके बहुत सारे होंगे। तो यही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस अ लाइन हैज यूनिक, उसका एक यूनिक, अ लाइन हैज यूनिक डायरेक्शन कोसाइंस, उसके यूनिक डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, बट इट हैज सो मेनी, इसके बहुत सारे डायरेक्शन रेशियोज होंगे।
तो एक लाइन है, वो लाइन तो अपनी जगह पर ऐसे फिक्स रहेगी 3D में, उसका x, y और z के साथ बना हुआ एंगल भी फिक्स है, इसलिए cos 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 लगा देंगे तो वो भी फिक्स होगा, यूनिक होगा। जब लाइन को चेंज करेंगे तब अल्फा बीटा गामा चेंज होगा, तब आपका डायरेक्शन कोसाइन चेंज होगा। लेकिन एक गिवन लाइन के लिए अल्फा बीटा गामा फिक्स है, तो इसलिए डायरेक्शन कोसाइन भी फिक्स है। लेकिन लैम्डा की वैल्यू तो बहुत सारी आप ले सकते हैं, लैम्डा बराबर आपने 1 लिया, 2 लिया, हाफ लिया, तो बहुत ढेर सारी वैल्यूज से आप मल्टीप्लाई करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं एक सिंगल लाइन का, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होगा एक लाइन का। तो एक पॉइंट हम लोगों ने ये पढ़ लिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा और है, इसी के बारे में कुछ ये सब चीजें अलग से बताई जा रही हैं, तो ये भी अंदर क्लियर होना चाहिए कि ये सब चीजें भी हैं इसके बारे में। तो अब आगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये बताता है कि ऑल द डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन कैन नॉट बी जीरो। अगर कोई लाइन है तो उसके ऑल द डायरेक्शन कोसाइन, सभी डायरेक्शन कोसाइन या सभी डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन कैन नॉट बी जीरो। मतलब ये तीन के तीनों, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, तीनों जीरो हो जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई भी लाइन है ही नहीं, क्योंकि ऐसी कोई लाइन आप 3D में बना ही नहीं सकते हैं जो x के साथ भी जीरो एंगल बनाए, y के साथ और z के साथ भी जीरो एंगल बनाए। ऐसी लाइन आप ड्रॉ नहीं कर सकते। इसलिए मतलब इसके जो तीनों डायरेक्शन कोसाइन या तीनों डायरेक्शन रेशियो हैं ऑफ अ लाइन कैन नॉट बी जीरो। तो एटलीस्ट कम से कम एक, एटलीस्ट वन डायरेक्शन कोसाइन, कम से कम एक डायरेक्शन कोसाइन उसका, और या तो डायरेक्शन रेशियो शुड बी नॉन जीरो। शुड बी क्या, विल बी, वो पक्की बात है कि ऐसा ही होगा। ये शुड बी नॉन जीरो। तो द डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन कैन नॉट बी जीरो ऑल द डायरेक्शन, एटलीस्ट वन, कम से कम एक डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो विल बी नॉन जीरो। तो एक डायरेक्शन कोसाइन कोई ऐसा जरूर मिल जाएगा जो कि जीरो नहीं होगा, मतलब वो पूरी तरीके से जीरो नहीं हो सकता। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि इनमें कोई एक एक नंबर ही नॉन जीरो है, बाकी दो दो तो जीरो है। तो ये हो गया। एक लास्ट पॉइंट यहां पर हम लोग और समझ लेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन आर ऑर्डर्ड नंबर्स। तो किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो बोला जाए तो वो ऑर्डर्ड नंबर्स होते हैं। ऑर्डर्ड नंबर्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर पढ़े हैं कि a कॉमा बी, बी कॉमा ए के बराबर नहीं होता, उसी तरह यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन भी क्या है, ऑर्डर्ड नंबर्स हैं। अगर हम लोग इनका ऑर्डर चेंज कर दें, जैसे हम लोग सोचे कि अरे कोई बात नहीं, 1 को यहाँ कर दिया जाए, यहाँ कर दिया जाए, 1 तो एक बार है ही, आगे पीछे कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, फर्क पड़ता है, क्योंकि ये क्या है, ऑर्डर्ड नंबर्स हैं। अभी आप देखिए यहाँ पर आपने 1 को अगर यहाँ कर दिया तो फिर ये x एक्सिस के बदले y एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन बन गया। अब यहाँ पे आपने 1 का पोजीशन चेंज करके यहाँ कर दिया तो फिर वो z एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन बन गया। इसका मतलब यहाँ ऑर्डरिंग है, आप अपने से मनमानी तरीके से नंबर्स को आगे पीछे करके नहीं कर सकते। जैसे आप सेट्स में करते हैं, अगर कोई आपने सेट बनाया, सेट के अंदर आप चाहे a कॉमा बी कॉमा सी लिख दें, काम चल जाएगा। चाहे आप यहाँ पर बी सी ई ए लिख दे, तो दोनों सेट्स इक्वल हैं। तो सेट वाली बात है तो सेट्स में तो ए बी सी लिखा जाए या बी सी ए लिखा जाए, काम चल जाता है। लेकिन जब नंबर का ऑर्डरिंग कर दिया जाता है तो उसमें आगे पीछे फिर आप नहीं कर सकते। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि किसी नंबर का डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो जो है वो ऑर्डर्ड नंबर्स होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर अपना आज अभी फिलहाल 1, 2 और 3
ये तीन हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। फिर अभी हम लोग थ्योरम भी पढ़ेंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट है, चौथे पॉइंट में एक थ्योरम बताया गया है। तो यहां पर थ्योरम का स्टेटमेंट है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन इज यूनिटी। इसका मतलब अगर कोई लाइन है तो उस लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं उनके स्क्वायर का जो सम है वो यूनिटी यानी 1 के बराबर है। तो डायरेक्शन कोसाइन कौन से होते हैं? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो इनके लिए एक और नोटेशन है, कॉस अल्फा को हम लोग L, कॉस बीटा को M और कॉस गामा को N लिखते हैं। आसानी के लिए LMN हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, तो ये एक पॉपुलर नोटेशन है। तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन के लिए चाहे ये नोटेशन यूज करें और चाहे ये नोटेशन यूज करें, तो ये ज़्यादा आसान होता है, इसी को लिखना ज़्यादा बढ़िया कन्वीनियंट माना जाता है। तो ये स्टेटमेंट कहता है कि इनके जो स्क्वायर्स हैं उनका सम है वो 1 के बराबर है। तो चाहे यहाँ से LMN के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो ये है, तो इसका हम लोग प्रूफ करेंगे। तो ये हमें प्रूफ करके दिखाना है कि इनके डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 होता है। तो उसके लिए हम लोग लेट करेंगे। लेट हमने कर लिया कि ये क्या है, ए है, बी आ वेक्टर, ये एक वेक्टर है, कहां पर है? अलोंग आ गिवन लाइन। कोई लाइन यहां हम लोगों को गिवन है, उसी लाइन के अलोंग यहां पर हमने एक वेक्टर ले लिया, हुज, जिसका डायरेक्शन एंगल्स, DAS क्या है नोटेशन हम लोग का? डायरेक्शन एंगल्स के लिए ये नोटेशन अभी हम लोगों ने बनाया था। तो हुज डायरेक्शन एंगल्स आर, तो इसके डायरेक्शन एंगल्स क्या क्या है? अल्फा, बीटा एंड गामा। तो इसके डायरेक्शन जो एंगल्स है वो अल्फा, बीटा और गामा है। सच दैट, और ये वेक्टर इस तरीके से है कि जो हमारा वेक्टर ए है इसको हम ऐसे लिख पाए, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। तो कोई भी वेक्टर होगा उसके कुछ कंपोनेंट्स होंगे x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग, तो ये होगा। तो ये हम लोगों ने इसका नाम लिख दिया इक्वेशन 1। अब आप यहां पर एक चीज देखिए, अगर इसमें हम दोनों साइड, अगर हम लोग दोनों साइड I कैप के साथ क्या करें? डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो एक आप समझ लीजिए, बाकी फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इससे क्या मिलेगा हम लोग अभी देखते हैं। तो अगर हम लोग दोनों साइड I के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या हो जाएगा? वेक्टर A डॉट I अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा? ये अंदर जाएगा तो I डॉट I 1 हो जाएगा, तो केवल A1 बचेगा, और I डॉट J 0 हो जाएगा, I डॉट K वो भी 0। इसका मतलब A1 की जगह पर वेक्टर A डॉट I हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह जब आप J कैप से डॉट प्रोडक्ट लेंगे दोनों साइड तो इस तरीके से A2 आएगा, और जब दोनों साइड आप K के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो A3 आएगा। तो यहां पर हियर, तो यहां पर हम लोग ये अंडरस्टूड है, ये हमने करके दिखा दिया है। तो यहां पर आपने देखा कि A1 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? वेक्टर A डॉट I कैप, A2 इज इक्वल टू वेक्टर A डॉट J कैप, एंड A3 जगह पर आप लिख सकते हैं वेक्टर A डॉट K कैप। तो A1, A2 और A3 का वैल्यू हम लोग उठाकर इक्वेशन 1 में क्या करेंगे? पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा। इसको हम लोग चाहे पहले सॉल्व कर लें, पहले ही सॉल्व कर लें, तो वेक्टर A डॉट I कैप, तो हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट लिए, A डॉट B इज इक्वल टू क्या होता है? A का मॉड और B का मॉड
और कॉस थीटा, ये हम लोगों ने पढ़ा। तो अगर हम लोग a डॉट आई करें तो a का मॉड फिर i का मॉड 1 होगा, क्योंकि i क्या है, यूनिट वेक्टर है, उसका मॉडुलस हमेशा 1 होगा, और इनटू में कॉस जो भी इनके बीच का एंगल होगा। तो किसी भी वेक्टर का i के साथ एंगल निकालना, i मतलब x एक्सिस के अलोंग ये वेक्टर है, तो वेक्टर और जो x एक्सिस के बीच में जो एंगल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा बोल रहे हैं, तो ये कॉस अल्फा हो गया। फिर इसी वेक्टर का j कैप यानी y एक्सिस के साथ जो एंगल होगा वो इसी तरीके से कॉस बीटा होगा, एंड ये वाला कॉस गामा होगा। तो ये सब a1 a2 और a3 का वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो बहुत आसान इसका प्रूफ है। तो आप यहां पर आगे देखिए, थोड़ा सा इसके लिए हम स्पेस बना लें। तो इसी में रख देते हैं, यहां पर अभी जगह है। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 आपका क्या बन जाएगा, तो यहां पर ये हो जाएगा वेक्टर a इज इक्वल टू, अब आप यहां पर a1 की जगह पर क्या लिखेंगे, वेक्टर a का मॉडुलस इंटू कॉस अल्फा, आई कैप अपनी जगह पर लिखा हुआ है, और a2 की जगह पर आप लिखेंगे वेक्टर a का मॉडुलस इंटू कॉस बीटा, जे कैप अपनी जगह पर है, और a3 का वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ a कॉस गामा, वो यहां रख देंगे। तो a का मॉडुलस इंटू कॉस गामा, और जो k कैप है वो अपनी जगह पर पड़ा है। तो अब यहां से हम लोग a का मॉडुलस कॉमन ले लेंगे, तो a का मॉडुलस हम लोग कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में बचेगा यहां पर हमारे पास कॉस अल्फा इंटू आई कैप, कॉस बीटा इंटू जे कैप, कॉस गामा इंटू के कैप। अब ये इधर अपॉन में आ जाएगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाई वेक्टर ए का मॉडुलस, ये हमारा है कॉस अल्फा आई कैप, कॉस बीटा जे कैप, एंड कॉस गामा के कैप। अब हम लोगों को पता है कि कोई भी वेक्टर हो और जब उस वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड करते हैं तो वो यूनिट वेक्टर में बदल जाता है, और यूनिट वेक्टर के ऊपर हम कैप लगाते हैं। तो ये एक, अब यहां पर हमारे पास दो वेक्टर है, अब यहां ध्यान से देखिए, ये हमारा जो टोटल गिवन वेक्टर है, एक ये है, इसका नाम हम लिख दे रहे हैं इक्वेशन 2, और एक वेक्टर ये मिला, इसका नाम हमने लिख दिया इक्वेशन 3। तो अगर टोटल वेक्टर जो गिवन वेक्टर है वो लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, और अगर उसे हम यूनिट वेक्टर में लिख देंगे तो इस तरीके से लिया जाएगा, मतलब इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। तो अब इसी में हमें क्या करना है, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, इसमें हम दोनों साइड मॉडुलस लेंगे, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, दोनों तरफ मॉडुलस लेंगे। तो यहां पर जब मॉडुलस लेंगे तो किसी भी वेक्टर का मॉडुलस 1 होता है, अगर वो यूनिट वेक्टर है तो ये यूनिट वेक्टर है, इसका मॉडुलस 1 हो जाएगा। यहां पर मॉडुलस कैसे आप निकालेंगे, यहां पर जो आई जे और के कोफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर का सम, इसी तरीके से मॉडुलस लिया जाता है ये। अब यहां पर ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, इसलिए इसका मॉडुलस 1 होगा, और ये जो अंडर रूट लगा है ये इस साइड आकर स्क्वायर बन जाएगा, ये बना। तो अब इसको आप एक लाइन थोड़ा सा और सुंदर सा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1। तो ये इस तरीके से रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया जो थ्योरम प्रूव करने के लिए कह रहा था। तो या तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा हमने बताया था, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो चाहे ये नोटेशन यूज करिए
और चाहे LMN। तो इस तरीके से आपने ये रिक्वायर्ड थ्योरम को, मतलब थ्योरम का जो रिक्वायर्ड था वो आपने प्रूव कर लिया। तो ये हमारा थ्योरम कंप्लीट हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो अब इसके लिए हम लोग दो थोड़ा पॉइंट समझ लें कि इससे हमें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये तो प्रूफ हो गया, जो रिक्वायर्ड था वो आ गया। अब एक चीज हम लोगों को यहाँ पर ये मालूम चला कि अगर जो वेक्टर गिवन है अगर कोई गिवन वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर में नहीं है, तो ये आप यहाँ पर देखिए जो गिवन वेक्टर था वो है, अगर कोई गिवन वेक्टर है तो जो उसके कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट का मतलब जो आई का यहाँ पर कोफिशिएंट है, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट, तो जो इसके कंपोनेंट्स होंगे वो वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होंगे। लेकिन अगर इसी वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर में बदल दें, तब यूनिट वेक्टर में चेंज करने के बाद जो आई, जे और के कोफिशिएंट्स यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, वो क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। ये बिल्कुल क्लियर है इक्वेशन 3 से कि आई के मल्टीप्लाई में कॉस अल्फा है, यहाँ कॉस बीटा है, यहाँ कॉस गामा। तो हम लोगों ने तो पहले ही पढ़ा कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है। इसका मतलब ये मालूम चला, इससे ये ज्ञान प्राप्त हुआ हम लोगों को इक्वेशन 3 से कि अगर किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदल लिया जाए तो जो कंपोनेंट्स होंगे वही उसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, और अगर वो यूनिट वेक्टर में नहीं बदला है तो फिर यहाँ पर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा में कुछ मल्टीप्लाई में है, वो मॉडुलस है। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा के मल्टीप्लाई में अगर कुछ रहता है तो वो क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन आर द कंपोनेंट्स। डायरेक्शन रेशियोज, ये डायरेक्शन रेशियोज का शॉर्ट में नोटेशन है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन आर द components of a given vector along the line। तो इसका मतलब ये हम लोगों को मालूम चला कि जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ऑफ अ लाइन, किसी लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा आर द, वो क्या है, वो कंपोनेंट्स हैं किसके, गिवन वेक्टर के अलोंग द लाइन। मतलब अगर लाइन के अलोंग कोई वेक्टर गिवन है, वेक्टर का मतलब जो टोटल वेक्टर दिया है, उस वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वही उसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे। कोई भी वेक्टर गिवन है तो आई, जे, के जो मल्टीप्लाई में है वही उसका डायरेक्शन रेशियो है, और अगर आप उसको यूनिट वेक्टर में बदल देंगे तो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर हमारा नेक्स्ट है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालना है ऑफ अ लाइन तो आर द, तब ये किसके कंपोनेंट्स होंगे, आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ, आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ यूनिट वेक्टर, component of the unit vector along the line। तो ये हम लोगों को दो चीज काम का मिला कि जो डायरेक्शन कोसाइन होगा ऑफ अ लाइन आर द कंपोनेंट्स ऑफ द यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन। इसका मतलब जो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट हैं वो डायरेक्शन कोसाइन है, और जो गिवन वेक्टर है, जो गिवन वेक्टर वो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में अभी नहीं है, उसके जो मल्टीप्लाई में होंगे वो डायरेक्शन रेशियो होंगे। तो कुल मिलाकर ये इससे जानकारी हम लोग को थ्योरम नंबर 4 से मिली, मतलब ये पॉइंट 4 पर जो थ्योरम लिखा था उससे ये हम लोगों को पता चला। उसके बाद पांचवा पॉइंट है हमारा, पांचवें पॉइंट में क्या बोल रहा है, डायरेक्शन कोसाइंस फ्रॉम डायरेक्शन रेशियोज। तो अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है फ्रॉम डायरेक्शन रेशियोज, मतलब डायरेक्शन रेशियो पहले से गिवन है और निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, तो यहां पर है डायरेक्शन कोसाइंस फ्रॉम डायरेक्शन
रेशियोज। तो ये बताया है, मतलब डायरेक्शन रेशियो अगर पहले से गिवन है तो फिर आप डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे। तो लेट कर लीजिए आप कि लेट ए बी सी बी द डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियो के लिए हम लोगों ने ये शॉर्ट नोटेशन पढ़ा था। तो लेट ए बी सी बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो ए बी सी हैं। then a vector along the line is given by। तो कोई वेक्टर इस लाइन के along अगर लेना है तो कैसे लेंगे। तो वेक्टर a इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अभी हम लोगों ने चौथे पॉइंट में यानी थ्योरम में हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अगर डायरेक्शन रेशियोज पता है तो इस तरीके से वेक्टर बनेगा। तो जो टोटल वेक्टर रहेगा, गिवन वेक्टर रहेगा, वो इसी तरीके से लिखा जाएगा। आई जे के जो कोफिशिएंट्स हैं वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो अब अभी हम लोगों ने थ्योरम में पढ़ा कि अगर कोई वेक्टर गिवन है, अगर उसको यूनिट वेक्टर में बदल दिया जाए तब जो इसके कोफिशिएंट्स होंगे वो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। तो थ्योरम नंबर 4 से हम लोगों को ये, उसी से हम लोगों ने कंक्लूजन नीचे 2 पॉइंट निकाले थे। तो डायरेक्शन रेशियो है तो वेक्टर बन जाएगा, और अगर इसको हम यूनिट वेक्टर में बदल लें तो ये क्या बन जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा, जो आई जे के का कोफिशिएंट होगा वो। तो इसके लिए हम लोग यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन इज, तो इसके लिए हम लोग यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर के मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड। तो यहां पर इसका मॉडुलस कैसे निकलेगा। मॉडुलस निकालने के लिए क्या हम लोगों को पता है कि आई जे के जो कोफिशिएंट्स हैं यानी कंपोनेंट्स हैं उनके स्क्वायर का सम नीचे लिख दिया जाता है। तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉडुलस, तो ये क्या बन जाएगा, ए कैप बन जाएगा। इसको हम लोग अलग अलग डिवाइड कर दें। ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया आई कैप, और बी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये जो आया ये साथ में जे कैप अपना लिखा हुआ है। और फिर उसी तरीके से सी के अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये है के कैप मल्टीप्लाई में पहले जो लिखा हुआ है। तो इस तरीके से इस गिवन वेक्टर को आपने क्या किया, यूनिट वेक्टर में चेंज कर लिया। तो अभी हम लोगों ने रिजल्ट में पढ़ा कि जब कोई वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदल देते हैं तब जो कंपोनेंट्स होते हैं वही इसके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। सो दैट, इसलिए जो इसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो ये लोग होंगे, यानी ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड सी के अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हमारे क्या हो गए, डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। तो कुल मिलाकर हमको ये मालूम चला कि अगर कोई भी वेक्टर गिवन है तो गिवन वेक्टर है तब जो कंपोनेंट्स होंगे ए बी सी जो भी है वो डायरेक्शन रेशियो होगा, और उसको यूनिट वेक्टर में बदल देंगे तब जो कंपोनेंट होंगे आई जे के मल्टीप्लाई में वही डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। तो इस तरीके से ये आपका डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। उसके बाद हमारा 6th पॉइंट है, ये क्या कहता है, 6वें पॉइंट में हम लोगों ने चौथा कर लिया, 5वां कर लिया, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। डायरेक्शन रेशियोज
ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, मतलब दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कोई लाइन है तो उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। तो पहले से यहां पर दो पॉइंट बताया है और उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली कोई लाइन है तो उसका डायरेक्शन रेशियो हमें निकाल कर बताना है। तो जैसे यहां पर हम लोग इसको समझ लें थोड़ा सा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड है, ये हमारा ओरिजिन है। यहां पर एक लाइन पहले से बताई गई है, लाइन के ऊपर मान लीजिए दो पॉइंट है, एक पॉइंट है P1 और इसके पॉइंट्स यहां बताए हैं कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, और एक दूसरा यहां पर पॉइंट इसी लाइन के ऊपर है P2, लाइन के ऊपर ही दूसरा पॉइंट है P2, ये है x2 y2 और z2, यहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स बताए गए। तो इसके अलोंग जो वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर कैसे निकाला जाता है, उसको वेक्टर r1 और इसके अलोंग जो है वेक्टर r2 कहते हैं। तो अब यहां पर एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट बताए गए हैं x1 y1 z1, उससे हम लोग वेक्टर r1 पोजीशन वेक्टर लिखेंगे ना, वेक्टर r1 इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो ये पोजीशन वेक्टर आ जाएगा पॉइंट P1 का, और पॉइंट P2 का पोजीशन वेक्टर यानी r2 आ जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने वाला ये लाइन है यानी P1 P2, तो P1 P2 ही वेक्टर है इस लाइन के अलोंग। तो वही तो हमें निकालना है कि जो इस लाइन के अलोंग जो वेक्टर P1 P2 है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो ये हम लोगों को निकाल कर बताना है। तो लेट P1 and P2 be two points, दो पॉइंट हैं ऑन अ लाइन, किसी लाइन के ऊपर, whose पोजीशन वेक्टर्स, जिनके पोजीशन वेक्टर्स क्या हैं, पोजीशन वेक्टर्स आर r1 एंड r2, जिनके पोजीशन वेक्टर r1 और r2 हैं रिस्पेक्टिवली का मतलब P1 के लिए R1 और P2 के लिए R2, उसी क्रम में उसी ऑर्डर में। तो ये हुआ। तो नाउ सच दैट, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, सो दैट कि वेक्टर R1 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, x1 i कैप और y1 j कैप और z1 k कैप, और वेक्टर R2 इज इक्वल टू हम लिखेंगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो now the vector along the line is, तो लाइन के along जो वेक्टर है वो कौन है, P1 P2 है। P1 और P2 को अगर हम ज्वाइन करें तो ये एक वेक्टर बनेगा इसी लाइन के along। तो इसी लाइन के along जो वेक्टर P1 P2 है इसी का डायरेक्शन रेशियो निकाल कर बताना है। तो हियर हम लोग यहां पर देख रहे हैं कैसे होगा, ये R1 है और ये R2 है। तो अगर हम P1 से P2 की तरफ जाएं तो ऐसे हम ज्वाइन करेंगे, इधर एरो बनाएंगे। अब ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा होगा कि वेक्टर R1 प्लस P1 P2, क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर का सेम तरफ डायरेक्शन है, तो वेक्टर R1 और वेक्टर P1 P2 का जो सम है वो R2 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में, ये प्लस ये इज इक्वल टू ये वाला वेक्टर होगा, क्योंकि जिनका डायरेक्शन सेम होता है उनको एक साइड और अपोजिट वाले को दूसरे साइड लिखा जाता है। तो ये ट्राइंगल लॉ जो है वेक्टर एडिशन के लिए वो हम अप्लाई करेंगे। तो R1 प्लस P1 P2 इज इक्वल टू वेक्टर R2। तो ये कहां से आ जाएगा, बाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर
एडिशन से, ये आ गया। तो अब P1 P2 के बराबर में क्या आ जाएगा, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। तो R2 में से R1 को माइनस करना है, तो माइनस करेंगे। ये वेक्टर R2 है, उसमें से माइनस करना है वेक्टर R1 को, तो माइनस करेंगे तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 i कैप, और y2 माइनस y1 j कैप, और z2 माइनस z1। तो ये x2 माइनस x1 i कैप, फिर j कैप और ये k कैप। तो ये वेक्टर हमारा बना। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि अगर कोई वेक्टर है, अभी ये यूनिट वेक्टर में तो है नहीं, अगर यूनिट वेक्टर में होता तो जो कंपोनेंट होते वो डायरेक्शन कोसाइन होते। तो लेकिन ये तो हमारा गिवन वेक्टर है, इसको यूनिट वेक्टर में तो हमने ट्रांसफॉर्म अभी किया नहीं है, तो इसलिए जो गिवन वेक्टर है यानी जो टोटल वेक्टर है वो जो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में नहीं है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो डायरेक्शन रेशियोज हैं। सो दैट इसलिए इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 और ये z2 माइनस z1। तो ये इसके आपने क्या निकाल लिया, डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिया। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या पता चला कि अगर दो पॉइंट हमें गिवन है और उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है, तो बस कुछ नहीं करना है, दोनों को माइनस कर देना है, बस काम हो गया। तो ये है, अगर दो पॉइंट दूर दूर हैं और उनको ज्वाइन करने वाली लाइन का रेशियो चाहिए, तो बस अगर हम P1 से P2 जा रहे हैं तो P2 माइनस P1 करेंगे। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, अगर P1 P2 है तो यहाँ R2 माइनस R1 है, उल्टा माइनस किया जा रहा है, रूल के हिसाब से वो अपने आप आया। तो अगर P1 P2 है तो P2 माइनस P1 आप करेंगे, यानी उल्टा माइनस करेंगे, 0.2 वाला 0.1 में। और अगर ये P2 P1 होता तो फिर आप 1 माइनस 2 करते, उल्टा। ये रूल के हिसाब से वही जैसे आपने यहाँ पर देखा, ये अपने आप इस तरीके से प्रकट हो गया। तो बस इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा, दो पॉइंट हम लोगों ने फिफ्थ और सिक्स्थ, यहाँ पर 6 वाला पॉइंट भी हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट 7। उसके बाद 7th पॉइंट है हमारा, इसमें हम लोगों को निकाल कर बताना है एंगल निकालना है बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन है उनके बीच का एंगल निकाल कर बताना है, इसके लिए क्या फार्मूला होगा। तो इसके लिए दो लाइन हमको पहले से बताई गई हैं। एक लाइन मान लीजिए ये है, इसके अलोंग जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो L1 है, M1 है और N1 है। तो ध्यान दीजिए, मेरे ये रेशियो हमने लिया है L2 M2 N2। तो ये इस लाइन के अलोंग, पहली वाली लाइन के अलोंग जो डायरेक्शन रेशियो है और दूसरी वाली लाइन के अलोंग जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो हमने यहाँ पर ले लिए। और इनके बीच में जो एंगल बना हुआ है वो मान लीजिए क्या है, थीटा है। इसका नाम हम लोग बोल देते हैं वेक्टर ए और इसका नाम लिख देते हैं हम लोग वेक्टर बी। वेक्टर बी। तो लेट A and B be two vectors। A और B क्या हैं, दो वेक्टर्स हैं along two lines। तो यहां पर दो लाइंस हैं और दोनों के along एक एक वेक्टर हमने ले लिया A और B, और इनका डायरेक्शन रेशियो हमने L1 M1 N1 और L2 M2 N2 एज्यूम किया। ध्यान दीजिए ये डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन कोसाइन नहीं है। सो दैट, तो इसलिए हम लोग यहां पर लिखेंगे, या हम लोग लिख सकते हैं सच दैट। तो इस तरीके से हैं ये लोग कि L1 I कैप, M1 J कैप और N1 K कैप। तो अगर डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो वेक्टर इसी तरह बनेगा, एंड
उसी तरीके से वेक्टर बी आपका बनेगा L2i कैप, M2j कैप और N2k कैप, ये बनेगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है इसको लोअर क्लासेस में भी, अगर दो वेक्टर हम लोगों को गिवन है तो उनके बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन a का मॉडुलस और इनटू में b का मॉडुलस। तो बस यहाँ पर आपको डॉट प्रोडक्ट करना है a और b का। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i वाला i से होगा यानी L1 L2, और j वाला j से होगा यानी M1 M2, और k वाला k से होगा यानी N1 N2, और अपॉन में a का मॉडुलस इंटू b का मॉडुलस। तो a का मॉडुलस होगा L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इंटू L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। तो ये आपका एंगल का फॉर्मूला है बिटवीन द टू लाइंस। दो लाइन के अलॉन्ग हम लोगों ने वेक्टर ले लिया और फिर ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है वही लगा दिया। तो कहने का मतलब वही जो अपना पुराना जाना माना फॉर्मूला है वही लगेगा, कुछ नया इसमें नहीं है। दो वेक्टर के बीच का एंगल जो निकाला जाता है वही वाला यहाँ फार्मूला लगेगा। लेकिन इसके कुछ स्पेशल केस भी हैं, उन्हीं स्पेशल केस में हमारा 8 और 9 पॉइंट यहाँ पर लिखा है। तो 7th वाला पॉइंट हो गया, 8th पॉइंट और 9th पॉइंट इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी मतलब दो लाइन है वो परपेंडिकुलर कब होंगी उनके लिए हम लोग कंडीशन निकालेंगे। तो इसका दो तरीका है, आप यहाँ पर थीटा की जगह पर 90 लिख दीजिए तो cos 90 0 हो जाएगा और ये पूरा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल में 0 हो जाएगा। तो पुटिंग थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री वी गेट। तो इसी में थीटा की जगह हम लोग 90 पुट करेंगे। तो यहां पर जब cos 90 होगा तो cos 90 यहां पर होगा cos 90 डिग्री, cos 90, और यहां से अपना वही L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 और अपॉन में L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर और L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। जब cos 90 0 हो जाएगा ये पूरा जो अपॉन में है वो जाकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो भी पूरा 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने निकाला कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं या डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर हमने लिया है, तो जो उनके डायरेक्शन रेशियोज हैं उनका प्रोडक्ट किया जाएगा, मतलब L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, तो उसका जो सम होगा वो 0 के बराबर होगा। तो इसके लिए आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या तो आप पहले से ही जानते हैं कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो A डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं फॉर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए आप लोगों को पता है कि A डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, ये एक रिजल्ट है, ये आप लोग जानते हैं। तो इससे भी तुरंत निकाल सकते हैं A डॉट बी बराबर 0। तो A और B का डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए तो L1 वाला L2 के साथ, मतलब I वाला I के साथ होगा, तो I वाला I के साथ होगा और J का J के साथ और K का K के साथ बराबर में 0। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर यही बात है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इस तरीके से करना है आपको।
आई वाला कोफिशिएंट आई से, जे वाला जे से, के वाला के से प्रोडक्ट करके बीच में सम लगाना है और इक्वल में 0 आपका आ जाएगा। उसके बाद 9th नंबर है हमारा। 9th वाला पॉइंट क्या कहता है? कंडीशन फॉर पैरेललिज्म। कंडीशन फॉर पैरेललिज्म यानी अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके लिए क्या कंडीशन होगी? तो एक तरीका तो ये है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल जो होगा वो 0 होगा। तो आप यहां पर भी लिख सकते हैं cos 0, तो cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर ये इधर आएगा तो उसको सॉल्व करके निकालने में काफी टाइम लगता है। तो उसके लिए एक तरीका और है कि we know that for two parallel vectors, अगर एक वेक्टर A है और वो दूसरे वेक्टर B के पैरेलल है तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का कुछ स्केलर टाइम्स होता है। ये हम लोगों को पता है, ये एक रिजल्ट है। जैसे A डॉट बी इज इक्वल टू 0 पता है परपेंडिकुलर के लिए, वैसे पैरेलल के लिए ये होता है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का कुछ टाइम्स, कुछ गुना बराबर होता है। तो वेक्टर ए की जगह हम लोगों ने यहाँ क्या लिखा है? वेक्टर ए की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो L1 i कैप और M1 j कैप और N1 k कैप और यहाँ लैम्डा इंटू बी, तो लैम्डा से वेक्टर बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा L2 i कैप, लैम्डा M2 j कैप एंड लैम्डा N2 k कैप। लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर दोनों वेक्टर आपके बराबर हैं तो यानी इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे, यानी यहाँ से L1 किसके बराबर होगा? लैम्डा L2 के बराबर। तो L1 बराबर होगा लैम्डा L2 और उसी तरीके से M1 आपका बराबर होगा लैम्डा M2 के और N1 बराबर होगा लैम्डा N2 के। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो लैम्डा बराबर आ जाएगा L1 अपॉन L2 और यहाँ से आप निकालेंगे तो लैम्डा बराबर M1 अपॉन M2 और यहाँ से निकालेंगे तो लैम्डा बराबर N1 अपॉन N2। तो ये लैम्डा की सभी वैल्यूज हैं। लैम्डा के बराबर ये भी है, लैम्डा के बराबर ये भी है, लैम्डा के बराबर ये भी है। इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर है। कौन तीनों? L1 अपॉन L2 बराबर होगा M1 अपॉन M2 के, बराबर होगा N1 अपॉन N2 के। तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन है किसके लिए? अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तब के लिए। तो ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। इसी पर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आगे प्लेन्स का और लाइंस का भी पूरा क्वेश्चन किया जाएगा। तो 7, 8 और 9 ये हम लोगों ने टॉपिक मतलब जो पॉइंट्स है हम लोगों ने पढ़ लिए। अब यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट हम लोगों का बचा हुआ है, ये हम लोग कर लें तो इसका थियरी वाला पार्ट कंप्लीट। इसके बाद इसी पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे लास्ट वाला में क्या बताया गया है? यहाँ पर हम लोगों को क्या निकालना है? डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइंस, डायरेक्शन रेशियोज निकालने ऑफ द लाइंस बाइसेक्टिंग द एंगल between टू लाइंस। तो यहां पर हम लोग को डायरेक्शन रेशियो निकाल कर बताना है लाइंस का। कौन सी लाइन का? जो बाइसेक्ट करती है एंगल बिटवीन टू लाइंस। जैसे यहां पर हम लोगों को दो लाइन बताई गई है। एक लाइन मान लीजिए ये है, ये एक लाइन है और एक दूसरी लाइन ये है। ये दो लाइन बताई गई है। इस लाइन का नाम हमने लिख दिया P और ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट ये O है और इसका नाम है P प्राइम। उसी तरह इसका नाम Q
और क्यू प्राइम लिख देते हैं। तो ये दो लाइन है, ये दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट ओ। तो इनके एंगल जो है, जो इनके एंगल को बाइसेक्ट करने वाली दो लाइंस है, उनका डायरेक्शन रेशियो निकालकर बताना है। तो एंगल यहाँ दो तरीके से बनेगा, एक ये एंगल बनेगा जो एक्यूट एंगल है, इसी लाइन के बीच में, पहली लाइन दूसरी लाइन के बीच का ये एक्यूट एंगल, और इन्हीं दोनों लाइंस के बीच का ये हमारा क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल। तो इस तरीके से एक एंगल ये हुआ एक्यूट वाला और दूसरा एंगल ये हुआ ऑब्ट्यूस। तो दोनों को बाइसेक्ट करने वाली दो लाइन है। तो पहले जैसे ये एक्यूट एंगल है, इसको बाइसेक्ट करने वाली, मतलब एंगल को बाइसेक्ट करने वाली एक लाइन है, ये लाइन है। इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली एक लाइन ये हमने खींचा, तो इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल कर हमें बताना है। उसी तरह एक एंगल ये है जो ऑब्ट्यूस है, इसका भी जो एंगल का बाइसेक्टर है, यानी एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करने वाला, उसको हमें निकालकर बताना है। तो एक ये लाइन है जो एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, एंगल को दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। उसी तरह ये एक ऑब्ट्यूस एंगल है इन्हीं दोनों लाइंस के बीच में। तो इस एंगल को भी ये वाली लाइन क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो हमें इस लाइन का, ये जो डॉटेड लाइन है और ये वाली डॉटेड लाइन, इन दोनों लाइंस का हमें डायरेक्शन रेशियो निकालकर बताना है। तो हम लोग यहाँ पर लेट कर ले रहे हैं, लेट पी ओ पी प्राइम एंड क्यू ओ क्यू प्राइम। तो एक ये लाइन और एक ये लाइन बी टू कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट का मतलब जो एक ही पॉइंट से होकर जा रही हो, एक इंटरसेक्शन पॉइंट उनमें हो, उनको कॉन्करेंट लाइन कहते हैं। बी टू कॉन्करेंट लाइंस हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस। तो इनके डायरेक्शन कोसाइंस हम ले रहे हैं, इनके डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग ले रहे हैं L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 रिस्पेक्टिवली। ये हम लोग इसके डायरेक्शन कोसाइंस ले लिए। अब अगर हमको इसका डायरेक्शन कोसाइन पता है, so that the unit vectors along these lines are, तो अब इनके along यूनिट वेक्टर क्या होंगे। अगर डायरेक्शन रेशियो दिया होता है तब तो हम लोग वेक्टर लिख देते हैं, और अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया है तो डायरेक्शन कोसाइन से यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो इनके अलोंग जो यूनिट वेक्टर हम लोग बनाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन का आप यूज करेंगे तो वो क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर बनेगा। जैसे हम लोगों ने अभी थ्योरम 4 यानी चौथा पॉइंट जब हम लोगों ने पढ़ा था, जो चौथे नंबर पर थ्योरम लिखा हुआ है, तो उसमें हम लोगों ने समझ लिया था कि अगर डायरेक्शन कोसाइंस लिखे हैं तो उससे वेक्टर बनाएंगे तो वो यूनिट वेक्टर बनेगा। और उसी तरीके से L2i कैप प्लस M2j कैप प्लस N2k कैप। तो इस वाले लाइन के अलोंग जो वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, वो a कैप है, और दूसरे वाली लाइन के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो b कैप है। अब हम लोग क्या काम करें, हम लोगों ने जो लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि यहाँ पर हम लोग एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करें। इस वाले वेक्टर को आप ध्यान दीजिए, पैरेललोग्राम हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। इस वाली लाइन के, ये जो हमारी पहली लाइन है पी ओ पी प्राइम, उसके पैरेलल एक लाइन हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने एक पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया, ये बन गई। उसी तरह इस वाली लाइन, दूसरी वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे। ये आप देखिए, ये हमने पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करा, तो इससे ये हमारा क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बना। इसका नाम हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये A लिख दिया हमने, यहाँ पर B लिख दिया, और इस पॉइंट का नाम C लिख दिया। तो अब आपका ये जो है OABC, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है।
तो ये जो OA साइड है, OA के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो कौन है? A है, A कैप, और OC के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो कौन है? B कैप है। तो हम लोगों को पता है पैरेललोग्राम लॉ में कि अगर ये वेक्टर पता है और ये वेक्टर पता है, यानी दो एडजेसेंट साइड्स पता है, ये वाली साइड के अलोंग यूनिट वेक्टर पता है, इस वाली साइड के अलोंग, तो जो डायगोनल होगा उसके अलोंग यूनिट वेक्टर कौन सा होता था? इन दोनों का सम होता था। तो डायगोनल ही तो हमारा क्या है? बाइसेक्टर है एक्यूट एंगल का। सो दैट बाय पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ से क्या होगा कि किस वाले पैरेललोग्राम के लिए? फॉर पैरेललोग्राम OABC के लिए हम लोग यहां पर कर रहे हैं। तो सो दैट बाय पैरेललोग्राम लॉ, तो पैरेललोग्राम लॉ से हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारा ये वेक्टर होगा A, जो वेक्टर A है इस साइड के अलोंग है और वेक्टर B इस वाली साइड के अलोंग है। यही क्या होगा? हमारे वेक्टर के OB के बराबर होगा, वेक्टर OB के बराबर होगा। और OB क्या है? OB ही इस वाले एंगल का क्या है? बाइसेक्टर है। तो ध्यान देना है, तो इस तरीके से OB हम लोगों का निकल आएगा। तो A कैप प्लस B कैप के बराबर है वो। तो A कैप और B कैप का अगर हम सम करें तो दोनों को प्लस करना है, तो प्लस करेंगे तो हो जाएगा L1 प्लस L2 I कैप M1 प्लस M2 J कैप और N1 प्लस N2 K कैप। ये हमारा इस तरीके से बना OB। उसी तरीके से यहां पर हम नीचे बना सकते हैं जो हमारा ऑब्ट्यूस वाला है। तो ऑब्ट्यूस वाले के लिए भी हम पैरेललोग्राम बनाएं। तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे? यहां पर इस वाले एक्सिस के अलोंग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये, और ये वाली जो लाइन है इस वाली लाइन के अलोंग भी हम लोग एक वेक्टर पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, जैसे नीचे भी एक पैरेललोग्राम बन जाए। इसका भी कुछ नाम लिख देंगे, ये हो गया C, तो इसका नाम DE हम लोगों ने लिख दिया। एंड फॉर पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम यहाँ पर है OCE, अच्छा C पहले से लिखा है तो इसका कुछ नाम और लिख देते हैं, इसका नाम F लिख दिया हमने, OCEF। तो इसके लिए यहाँ पर ये वेक्टर हमें पता है, ये कौन सा वेक्टर है? वेक्टर B है, और ये वेक्टर A इधर जा रहा है, तो इसका जो उल्टा वेक्टर होगा वो माइनस का A कैप होगा इस डायरेक्शन में। तो यानी जो OE होगा, वेक्टर OE, वो क्या है? पैरेललोग्राम का डायगोनल है, और ये डायगोनल इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर के सम के बराबर होगा, यानी B प्लस माइनस A। तो B में अगर प्लस करेंगे माइनस A तो वो माइनस में ही आएगा। तो कुल मिलाकर मालूम चला कि B में से A को घटाना है, तो B में से A को घटा देंगे तो L2 माइनस L1, L2 माइनस L1 I कैप और M2 माइनस M1 J कैप और N2 माइनस N1 K कैप होगा। तो इस तरीके से आपने देखा। प्लस वाले को तो आप आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, L2 प्लस L1, M2 प्लस M1, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो सो दैट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, तो डायरेक्शन रेशियोज हैं किसके? एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ टू लाइंस। तो दो लाइंस के जो एंगल बाइसेक्टर है उनके डायरेक्शन रेशियो हम दोनों को इकट्ठा लिख देंगे, L2, और ये प्लस में भी है माइनस में, प्लस वाले को तो आप पहले लिख सकते हैं L2 प्लस L1, कोई दिक्कत नहीं। तो L2 प्लस और यहां से माइनस एक साथ लिख रहे हैं, ये हो गया। और उसी तरीके से M2 प्लस माइनस का M1 और N2 प्लस माइनस का N1।
तो ये है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, क्योंकि दो जो है इसके क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स हैं। एक एक्यूट एंगल का एंगल बाइसेक्टर और दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल का एंगल बाइसेक्टर। तो दोनों को एक साथ लिखा जाएगा, तो ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस के। तो इस तरीके से ये आपका आज 10th वाला टॉपिक भी कंप्लीट। तो हो सकता है आप यहाँ पर इसको डेराइव करें तो L1 पहले आ जाए, L2 बाद में आ जाए, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप यहाँ पर A अज्यूम किए, यहाँ पर B, अगर B यहाँ ले लेंगे, A यहाँ ले लेंगे, तो वो दूसरे तरीके से भी चेंज हो सकता है। तो हो सकता है आप इस तरीके से इसको लिख पाएं, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो M1 प्लस माइनस का M2 और N1 प्लस माइनस का N2 ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर आप B और A की पोजीशन को चेंज कर देंगे तो इसमें कोई समस्या नहीं है। बस ये आपको यहाँ पर लिख देना है। तो बस ये डिपेंड करता है आपने L1 M1 N1 और L2 M2 N2 किसको एज्यूम किया है। तो जैसे हमने ये किया है, ये आ जाएगा। अगर B और A की पोजीशन आप चेंज कर रहे हैं तो इस तरीके से बन जाएगा। तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुल मिलाकर एक बार सम लेना है और एक बार डिफरेंस लेना है। तो इस तरीके से आपका थियरी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।